नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज जो मैं लेके आया हूँ आपके सामने चतुर्थ श्रेणी सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक जो है वो अपने पास में पाचन जो तंत्र है, ठीक है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको अपने स्लाइड में लेके आया हूँ, वो आज अपन देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं या कौन कौन से पहले आ चुके हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड जो है जिसमें पहला क्वेश्चन जो है उसमें भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है, ठीक है। यानी भोजन का पाचन जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है और कहां उसका एंड होता है। तो देखो, इसका सबसे पहला जो होता है वो अंतःग्रहण होता है, यानी भोजन सबसे पहले अंतःग्रहण होगा, अंदर जाएगा। भोजन का सबसे पहला होता है अंतःग्रहण होता है, ठीक है। अंतःग्रहण होता है, उसके बाद में भोजन का दूसरा जो भाग होगा वो होगा पाचन, ठीक है। तो देखो, अंतःग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण और निष्कासन। अंतःग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन और निष्कासन। तो इसमें से जो सही जो है वो है इसका सेकेंड नंबर। जो सेकेंड नंबर जो है वो सही पार्ट जो है, सही आंसर जो है इसका सेकेंड नंबर। कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहला भोजन का अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण में क्या किया जाएगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं जो दांतों के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। प्लस उसमें लार भी आती है, जहां से उसका क्या स्टार्ट हो जाता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। यानी दूसरा प्रोसेस जो होता है वो उसका क्या होगा, पाचन। पाचन होने के बाद में फिर उसका क्या होता है, अवशोषण होगा। यानी जो पचित भोजन है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। यानी जो जो इसकी सिंपल फॉर्म बन गई है, ठीक है, उनका क्या होगा, अवशोषण हो जाता है। अवशोषण में किसका, जैसे ग्लूकोज का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, ठीक है, ग्लिसरॉल है। इनका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, ठीक है। फैटी एसिड जो होता है वसी अम्लों का, ये जो सिंपल फॉर्म है उनका अवशोषण। फिर होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है, स्वांगीकरण के जो जो अवशोषित भोजन है, अवशोषित भोजन का उपयोग करना। भोजन का उपयोग किस रूप में, उपयोग किस रूप में होता है, वो होता है अपने ऊर्जा के रूप में, ठीक है। इसको बोलेंगे एसिमिलेशन भी बोला जाता है, एसिमिलेशन भी बोला जाता है। एसिमिलेशन का मतलब यही है कि भोजन का क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। और स्वांगीकरण के बाद में जो पीछे शेष जो अपशिष्ट बच जाता है उसको अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो इसका क्या होता है, निष्कासन होता है। क्या होता है, निष्कासन होता है। तो पहले अंतःग्रहण होगा, पाचन होगा, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होता है और दूसरा क्या होगा, निष्कासन होगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसका क्रम रहता है। तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, जो भोजन आया पहले लिया, उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद में उसका अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण होगा, यानी उसका उपयोग आएगा, और स्वांगीकरण होने के बाद में फिर उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाले टाइलिन। देखो, लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोला जाता है एमाइलेज या टाइलिन। इसका दूसरा नाम जो है वो एमाइलेज है, एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम जो होता है वो करता है किसका पाचन, वो मुंह के अंदर जो पाचन करता है वो करता है स्टार्च को। किसको पाचित करता है, वो स्टार्च को पाचन करता है। यानी एमाइलेज किसका पाचन करेगा, स्टार्च को। और स्टार्च को वो बदलता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर, ठीक है। तो ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माल्टोज। कि स्टार्च जो बदलता है वो किसमें बदलता है, ये इसको माल्टोज में। किसमें बदलता है ये, माल्टोज में। माल्टोज में उसको बदलेगा, ठीक है। माल्टोज में बदलेगा। माल्टोज जो होता है वो थोड़ा सा कम मीठा होता है, इसलिए कोई भी मीठी चीज, स्टार्च जैसी मीठी चीज मुंह में रखते हैं तो कुछ देर बाद उसका जो मीठापन होता है वो कम हो जाता है। तो उसका रीजन भी यही है, एमाइलेज एंजाइम उसको किसमें बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदल देता है। नेक्स्ट जो है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और ये कई बार पूछा भी जा सकता है, ठीक है।
ये इसमें ये होता है कि पादप जी को अपने पादप के अंदर, अगर अपन बात करें पादप की, तो पादप में जो संग्रहित फूड होता है, संग्रहित भोजन होता है, वो होता है क्या, स्टार्च, यानी स्टार्च होता है। ठीक है, यानी स्टार्च जो होता है वो किससे बनता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज जो खाना जो होगा वो किस में बदल जाएगा, स्टार्च में बदल जाएगा। लेकिन अगर जंतु की बात करें, जंतु में यही जो भोजन होता है वो किस में बदलता है, तो देखो चीनी, स्टार्च, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज तो भोजन ही है, ठीक है, ये जंतुओं के अंदर जो बदलता है वो किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। तो ध्यान रखना, जो जंतु होते हैं वो फूड का जो स्टोरेज करते हैं, यानी फूड का जो संग्रहित करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, और पादप जो होते हैं वो किस रूप में करते हैं, वो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन इसका क्या है, राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन कैसे है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लार वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। लार के अंदर जो होता है वो लार ग्रंथि निकालती है लार, और लार के अंदर उपस्थित होता है एमाइलेज। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। ठीक है, तो टाइलिन और एमाइलेज जो होता है दोनों एक ही है, और ये स्टार्च के पाचन में मदद करते हैं। स्टार्च को किसमें बदलते हैं, ये बदलते हैं माल्टोज के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। देखो, प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित करने वाला जो एंजाइम कौन सा होगा, तो लैक्टेज। लैक्टेज शब्द आता है तो समझ लेना कि वो किसको करेगा, जो लैक्टिक जो होता है दूध में, दूध वाले में उसको बदलेगा ये, यूरिएज यूरिया को। ठीक है, और जो ये जो है पेप्सिन, ठीक है, ये कहां से आता है, ये आमाशय में आता है। आमाशय में कौन निकालता है इसको, जठर ग्रंथि, ग्रंथि निकालती है। ठीक है, और जठर ग्रंथि के द्वारा ये एमाइलेज जो एंजाइम जो होता है वो निकलता है। ठीक है, और यही एमाइलेज जो, सॉरी, एमाइलेज का पेप्सिन जो है वो निकलता है, और पेप्सिन जो हम मदद करेगा वो किसमें करेगा, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन को किसमें बदलता है, ये एमिनो एसिड में बदलता है। एंजाइम एक क्या है, देखो एंजाइम, एंजाइम विटामिन से नहीं, बैक्टीरियम है नहीं, उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक है, या वायरस है, तो वायरस है नहीं, बैक्टीरिया है नहीं, विटामिन भी नहीं है, तो ये कौन सा है, जैव उत्प्रेरक होते हैं। अच्छा, उत्प्रेरक का मतलब क्या है, उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, ये परिवर्तन करते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, उत्प्रेरक बोला जाता है। लेकिन जीवों के अंदर जो एंजाइम भी होते हैं वो क्या करते हैं, वेग को परिवर्तित करते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है क्या, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करते हैं, जीवों के अंदर पाया जाता है एंजाइम, इसलिए इसको बोला जाता है जैव उत्प्रेरक। तो ध्यान रखना, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, और ये किससे बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। किससे बनते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो उत्प्रेरक किसमें, सॉरी, एंजाइम किससे बने हुए होते हैं, जो है प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इनको जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट है, दो आपको सुमिलित करने हैं। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखो, पहला है विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन, प्रोटीन। ठीक है, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो यही है, यहाँ पे लिखो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। तो देखो, अब आपको पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है, तो पेप्सिन जो है वो क्या है, एंजाइम है। अच्छा, विटामिन में कौन है, विटामिन में कैरोटीन, कैरोटीन जो है वो विटामिन होते हैं। ठीक है, कैरेटीन, कैरेटीन अपन ने जो पढ़ा था वो क्या था, वो था एक तरह का क्या था, प्रोटीन था, जो सींगों में और नाखूनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और हार्मोन जो है वो क्या होगा, वो अपना होगा ये वाला टेस्टोस्टेरोन, और ये सब क्या है, हार्मोन। तो पहले वाले का मैच कहां से हो रहा है, दो वाले पे, तो पहले वाले ए का जो है दो है, अब देखो ये भी है और ये भी है, दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने पास में। दूसरे वाले का जो है वो फर्स्ट है, तो दूसरे वाले में भी सेम आ रहे हैं, देखो
तीसरे वाले का जो है वो फोर्थ है, तो तीसरे वाले का फोर्थ कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। और पांचवे वाले का, चौथे वाले का क्या है, 3 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा। तो आप इस तरह से ऑप्शन को कट करना, ठीक है। अब पहला और चौथा जो है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक भी इसमें से आ रहा है, ठीक है, तो उसके जरिए आप थोड़ा सा हिंट देके इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे इसका आंसर रहेगा, वो कौन सा रहेगा, वो सेकेंड रहेगा। विटामिन जो है वो कैरोटोनिन, ठीक है, कैरोटीन जो है वो विटामिन से, ठीक है। और दूसरी चीज जो है एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन, ये कौन सा हार्मोन है, ये नर हार्मोन है, ठीक है, और ये मादा हार्मोन है। नेक्स्ट है स्तनधारियों के अंदर जो दांत लंबे होते हैं, छेनी जैसे जो दांत जो लंबे होते हैं, जो काटने और कुतरने के लिए काम में आते हैं। तो देखो जो दांत जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ये चार जो दांत होंगे, ठीक है, इनको बोला जाएगा कर्तनम, कर्तनम बोला जाएगा, ठीक है। जो काटने के काम आते हैं, काटने एवं कुतरने के काम आते हैं, ठीक है। अगर इसको आधा करें तो 1 और 2 ये हो गए। फिर आता है एक रदनक आता है, जो थोड़ा सा इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं रदनक, ठीक है। उसके बाद में आता है जो छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है, इस तरह से, इनको बोला जाता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट में जो तीन बड़े बड़े, जिसको डाढ़ बोलते हैं अपन, ठीक है, और ये जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और इनको बोला जाता है ये तीन, ठीक है। ये कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये 1 ही होता है, ये 1 और 2 होते हैं, 1 2 ये होते हैं, 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 होते हैं, इनको बोलते हैं चवर्णक। अब ये कह रहा है कि देखो ये दोनों जो होते हैं चवर्णक, ये दोनों का कार्य जो होता है वो क्या होता है, चबाना, चबाना और पीसना होता है, ठीक है। अग्र चवर्णक का, इनका रंधक का काम होता है चीरना और फाड़ना, चीरना और फाड़ना, ये इसका कार्य होता है। तो यहाँ पे जो है चीरना और फाड़ना ये तो करेगा रत्नक, इनकी संख्या होती है 2, इसमें 1 है, इधर भी होगी 1, ठीक है। 2 ऊपर वाले, एक जबड़े में 2 होते हैं, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, कुतरने वाले दांत भोजन को जो करते हैं उनकी जो है वो कौन से होते हैं, तो कुतरने और काटने का काम कौन करते हैं, कर्तनन करते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं, ये ऊपर वाले जबड़े में देखें तो 4 होते हैं, और नीचे वाले जबड़े में भी 4 होते हैं, तो ये टोटल हो गए कितने, 8, ठीक है। रदनक ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें ऊपर वाले में भी 1 है, नीचे वाले में भी 1 है, तो इनकी संख्या होती है 2। अग्र चवर्णक जो होते हैं और चवर्णक, इन दोनों का कार्य जो होता है वो मैंने लिख दिया है, वो ये चबाना और पीछना, ठीक है। इनकी संख्या जो होती है ऊपर वाले में 2 होती है, और नीचे ऊपर वाले में सॉरी 4, इधर भी ये सॉरी ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 2, ये हो गए 4, ठीक है। एक इधर है, एक इधर होगा, ठीक है, तो 2 और 2, तो ये भी जो होते हैं 1 2 2 इधर है, 2 इधर है, कितने हो गए 4, और ये 4, ये भी कितने हो गए 8, ठीक है। अब ये वाले जो है ये भी, ये ऊपर होते हैं कितने 6, और नीचे होते हैं ये, तो ये हो गए 12, ठीक है। तो अब आप इसको प्लस करेंगे तो ये हो गए 10 सॉरी 12, 12 12 24 24 और 8 जो हो गए वो कितने हो गए 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इतने दांत होते हैं। इनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 21 23 का, ये भी ध्यान रखना 21 23, ठीक है। ये 21 में क्या होता है, आई इंसाइजर होता है, ठीक है। सी का मतलब कैनाइन है, पीएम का मतलब प्री मोलर है, और ये होता है मोलर। इनको प्लस करेंगे तो 8 आएंगे, ये आधे जबड़े की बात है। 8 इंटू करेंगे 2 तो कितना हो गया 16, सेम इंचे 8 इंटू 2 तो इंटू बराबर करेंगे तो 16, 16 और 16 कितने हो गए, ये 32 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये दांतों का हिसाब होता है। तो इसका सही आंसर क्या, कुतरने काटने का काम कौन करता है, कर्तनन करता है। नेक्स्ट है भोजन नली के अंदर जो धकेलने के लिए नाल व मांसपेशियों का स्तर लयबद्ध संकुचन होता है। देखो लयबद्ध संकुचन जो होता है इसका मतलब यह है कि भोजन जैसे ही जब अपने ग्रास नली में आता है, कौन सी नली में आता है, ग्रास नली, ठीक है। ये ग्रास नली के अंदर जब भी आएगा तो भोजन इस तरह से ये आमाशय के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पे जैसे ये भोजन है तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी यहाँ की मांसपेशियां लगातार लयबद्ध संकुचन होती रहेगी, ठीक है। तो लयबद्ध संकुचन को कौन सा मूवमेंट कहा जाता है,
क्या क्रमांक कुंचन, सरलीकरण, बिंदु स्त्राव या कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा सही है? और ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है, जेल पेरी वाले में एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, ठीक है, क्रमांक कुंचन। तो क्रमांक कुंचन जो होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहां से जाता है ये कहां पे? आमाशय के अंदर। तो फूड को नीचे की तरफ धकेलने का कार्य ये करता है, और ये इसको बोला जाता है ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको ईसोफेगस, ईसोफेगस बोला जाता है। तो ये होता है इसके अंदर संकुचन। नेक्स्ट है, दूध में पाए जाने वाले कैसिन को पाचन करने में मदद करता है। तो देखो पेप्सिन तो करता है प्रोटीन में, ठीक है, ट्रिप्सिन भी करता है प्रोटीन में, टाइलिन करता है किसका? स्टार्च में, ठीक है। तो कौन सा बचा है? रेनिन। तो ध्यान रखना, रेनिन जो होता है वो दूध के पाचन में मदद करता है, दूध में जो कैसिन प्रोटीन होता है उसके पाचन में मदद करता है। तो दूध के पाचन में कौन मदद करता है? रेनिन। छोटी आंत की भीतर भीतरी दीवारों पर, आंतरिक भित्ति पर हजारों उंगलियां नुमा क्या मिलते हैं? उभार मिलते हैं। जैसे छोटी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उनकी दीवारों पे देखोगे तो आपको इस तरह से उंगली नुमा क्या मिलते हैं? उभार मिलते हैं, ठीक है। इसको एक को देखोगे तो इस तरह से ये इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है? यहाँ पे रक्त वाहिनियां होती है, यहाँ पे क्या मिलती है? इसमें रक्त वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां, ये अवशोषण में मदद करती है, भोजन के अवशोषण में मदद करता है। कैसे? भोजन के अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाता है, ये के क्षेत्रफल को बढ़ाता है, ठीक है, जिससे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? भोजन अवशोषित होकर कहाँ पे चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, रक्त वाहिनी में चला जाता है। तो इन संरचनाओं को क्या बोला जाता है? इन संरचनाओं को बोला जाता है क्या? विली बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? विली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विली है। नेक्स्ट है, दिए गए मानव शरीर के अंग और उसमें स्रावित रस को मिलाने वाले सही विकल्प है। देखो आमाशय के अंदर यकृत और अग्नाशय और छोटी आंत है। आमाशय के अंदर क्या निकलता है? तो आमाशय के अंदर देखो अग्नाशय रस, तो सीधी सी बात है, ये आपका पता लग जाएगा, अग्नाशय रस अग्नाशय से होगा। यकृत निकालती है पीत रस, जिसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोला जाता है? बाइल जूस बोला जाता है, ठीक है। छोटी आंत जो है वो निकालती है आंतरीय रस, ठीक है, और ये आमाशय निकालता है क्या? जठर ग्रंथियां मिलती है आमाशय की आंतरिक दीवारों पे, तो वो क्या निकालती है? जठर रस निकालती है। तो वही आप देख लो, पहले का जो है क्या आंसर है? दो, तो दो वाला एक ही है, एक ही है, ठीक है, तो ये पहले का। दूसरे वाले का जो आंसर है वो कितना है? 3 है। तो देखो दो वाले में इसका ये भी 3, तो सीधी सी बात है, कौन सा सही होगा? सेकंड वाला सही होगा। इस तरह से अपन ऑप्शन कट करेंगे। श्वसन, श्वसन जो है वो क्या है? देखो श्वसन क्या है? तो C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है? ये टूट जाता है, और टूटने के बाद में बनता है क्या? 6CO2 + 6H2O बनता है, ठीक है, और प्लस क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, ठीक है। इससे दो सवाल बनते हैं। पहला, ये कौन सा जो है वो प्रोसेस है? सीधी सी बात है, टूट रहा है, और टूटने का जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? कैटाबॉलिक होता है। कौन सा होता है? कैटाबॉलिक। यानी कैटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो इसके अंदर होगा। यानी यहाँ पे क्या होता है? टूटना है, टूटता है, कौन टूटता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो टूटता है तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? अपचय या कैटाबॉलिक प्रक्रिया बोली जाती है। दूसरा, यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकालती है, इसलिए श्वसन जो है वो उष्मा सेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? उष्मा सेपी अभिक्रिया है। यानी उष्मा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो ध्यान रखना, उष्मा जब बाहर निकलती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? उसको बोला जाता है उष्मा सेपी अभिक्रिया बोला जाता है, क्योंकि उष्मा जो होती है वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। और अगर कोई अंदर ले रहा है, ठीक है, उष्मा को, तो उसको बोला जाता है उष्मा शोषी, जिसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र का स्थान क्रमशः होता है। देखो, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है, ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज
उससे क्या बनता है, उससे बनता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल बनता है, ठीक है। ये पायरुविक अम्ल, ये खाली प्रोसेस इसके अंदर होता है, ठीक है। फिर ये पायरुविक अम्ल आगे चल के एक और अलग फॉर्म में होता है जिसको बोलते हैं एसिटिल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम इसमें बदलता है, और ये जाता है आगे कहां पे, क्रेब्स चक्र में, ठीक है। कहां पे जाएगा, क्रेब्स चक्र में जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो प्रोसेस हुआ पायरुविक, ये तो होता है का कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। और यहां से ये जाता है, ये होता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव, तो कौन सा है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। वयस्क मनुष्य के ऊपरे वाले जबड़े में चवन्नक जो दांतों की संख्या कितनी होगी। चवन्नक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। चवन्नक का मतलब होता है जो होता है मोलर, कौन से होते हैं, मोलर, और ये कौन से होते हैं, लास्ट वाले, ठीक है। अब वापस अपन देख लेते हैं दांत कहां पे पड़े थे अपन ने, ये रहे। तो ये वाला है देखो, एक, दो और तीन, इधर तीन है, इधर भी तीन हो गए, कितने हो गए ऊपर वाले जबड़े में, टोटल मिला के 6 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, ये 6 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे, ये ऊपरी जबड़े में पूछा है केवल, तो ऊपरी जबड़े में पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। और ध्यान रखना इसी के जो लास्ट जो तीत होते हैं, इसी के मोलर, इनमें लास्ट जो 4 तीत होते हैं, अब 4 तीत एक साथ वाले नहीं, ध्यान रखना, जैसे ये जबड़ा है तो इधर वाला एक, इधर वाला एक, नीचे वाला जबड़ा है तो इधर वाला एक और इधर वाला एक, कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। इन चारों को बोला जाता है अक्कल दांत, अक्कल दांत बोले जाते हैं, क्या बोला जाता है इसको, अक्कल दांत बोले जाते हैं। और ये जो होते हैं वो एडल्ट के बाद में आते हैं, ठीक है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये अक्कल दांत कहलाते हैं, ठीक है। इनका कोई इतना वर्क नहीं है। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है टोटल जो हड्डियां है वो कितनी है, 6, ठीक है। एक कान में मिलती है 3 हड्डियां, ठीक है, 3 + 3 में होती है, ठीक है। तो 3 वाली कौन सी है, एक तो होती है मेलियस, इंकस और स्टेपस। सबसे छोटी जो हड्डी है, छोटी हड्डी वो होती है स्टेपस, ठीक है। सबसे अपने शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये, और सबसे बड़ी जो होती है वो होती है फीमर, ठीक है। तो कान के अंदर देखो कितनी हड्डियां है, 3 हड्डियां होती है, एक कान में 3 है, इधर भी 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 3 जो है, ठीक है, तो 3 इधर है 3 इधर है, टोटल कितनी होगी, 6, तो 6 हड्डियां होती है। मनुष्य शरीर में उपापचय अंग है, उपापचय का मतलब जो होता है जिसमें उपचय भी होता है, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक टूटते भी है, एनाबॉलिक बनते भी है, ठीक है। टूटना, बहुत सारे पदार्थ टूटते हैं, और बनना, ये ये दोनों प्रोसेस जो बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं उपापचय, या इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहां पे होता है, वक्र में नहीं होता, फुफ्फुस में भी नहीं होता, आमाशय में भी नहीं होता, कौन होता है, यकृत में होता है, लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पीत का स्राव करता है, तो पीत का स्राव देखो कौन करता है, पीत का स्राव कौन करता है, आमाशय, ठीक है, पित्ताशय, यकृत या छोटी आंत, तो कौन करता है, यकृत करता है। तो यकृत पीत का स्राव करता है, और वहां पे स्टोर कहां पे होता है, यहाँ पे संग्रहित होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे संचय होता है, एकत्रित होता है, संचय होता है। पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है, तो पाचक रसों में देखो, पाचक रस जो होते हैं वो अपने पेट के अंदर
पेट जिसको बोलते हैं अपन आमाशय। आमाशय के अंदर एक ही एंजाइम होता है, एक ही अम्ल होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा होता है वो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो पाचक रसों में कौन सा एंजाइम होता है और अम्ल होता है? वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लार में निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो इसको पढ़ चुके हैं। कौन से? प्रोटीन, रेशे, वसा या स्टार्च? तो कौन सा होगा? स्टार्च के रूप में वो क्या करता है? हेल्प करता है ये। और कौन करता है? लार में क्या उपस्थित होता है? लार में होता है कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। कौन सा होता है? टाइलिन, जिसका दूसरा नाम क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज। ठीक है, ये दोनों एंजाइम ही। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो देखो, ट्रिप्सिन जो आता है वो कहां पे निकलता है? ये अग्नाशय रस से आता है। अग्नाशय रस से आता है। ठीक है, तब तक आधे प्रोटीन का जो है वो मीडिएटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी ये लास्ट में प्रोटीन को किसमें बदलने में काम में आता है? ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड बदलने में काम में आएगा। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड करता है? इमल्सिफाइड का मतलब क्या होता है? इसका बोला हिंदी में बोला जाता है, इसको पाइसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाइसन बोला जाता है। और पाइसन का मतलब होता है कि वसा के जो बड़े कण होते हैं, वसा के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। कणों में बदला जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे कणों में बदला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफाई। ठीक है, और ये करता है कौन सा? ठीक है, और इमल्सिफाइड जो होता है ये कहलाता है, इसके अंदर जो होगा वो एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है और लाइपेज है। ठीक है, तो इसमें एंजाइम जो काम में आएगा वो कौन सा आएगा? लाइपेज। ठीक है, इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है। जो इमल्सिफाइड वसा जो है, तो इस प्रोसेस को तो बोलते हैं इमल्सिफाइड। ठीक है, और ये करने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। कौन करता है? बाइल जूस, जिसको बोलेंगे अपन पीत रस। कौन करता है? पीत रस करता है। ठीक है, ये तो इमल्सिफाई। अब इमल्सिफाई वसा को आगे तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज करता है। ये वसा को, ये जो वसा थी उसको किसमें बदलता है? ये बदलता है ग्लिसरॉल में प्लस वसा अम्ल में। वसा अम्ल में बदलता है। ठीक है, तो कौन करता है? लाइपेज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस का स्त्राव नहीं कर होता है? अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। तो देखो, अग्नाशय द्वारा कौन सा स्त्रावित नहीं होता है? लाइपेज होता है। ठीक है, एमाइलेज भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? रेनिन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? रेनिन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेनिन। रेनिन आमाशय में से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? तो देखो, आमाशय जो है उसमें भी निकलता है, यकृत, अग्नाशय ये निकलता है। तो कौन सा होगा? मूत्राशय। मूत्राशय द्वारा कोई भी पाचक रस में, ये तो अंग भी नहीं है इसका। ठीक है, तो नहीं निकलता है। नेक्स्ट है, निम्न निम्न में से कौन सा सहायक पाचन अंग है? ठीक है, सहायक। ठीक है, तो देखो, छोटी आंत में पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद में आप आमाशय में भी पाचन होता है। ठीक है, तो अग्नाशय, पित्ताशय और जीवा, तो 1, 3 और 5, 1, 3, 5 जो होते हैं ये सहायक होते हैं। ये कैसे तीनों? ये कैसे सहायक है? सहायक है। ठीक है, ये सहायता करते हैं। तो ये तीनों क्या होंगे? सहायक होंगे। ठीक है, और छोटी आंत और आमाशय में तो पाचन होता है, ये मेन अंग है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत, अग्नाशय, अधिवक्र, थाइमस। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? यकृत होती है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि बड़ी सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर क्या आएगा? थायराइड। थायराइड। थायराइड जो है वो सबसे जो है बड़ी ग्रंथि है अंतस्रावी में। ठीक है, लेकिन आपको खाली ग्रंथि पूछा है तो यकृत।
मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो देखो, ये जीभ है, ठीक है, इसका ये भाग जो होगा ये तो देगा कड़वाहट, कड़वा स्वाद जो होगा वो यहां से आएगा। ये भाग जो होते हैं ये वाले, यहां से आता है क्या पे, इसमें आता है खट्टा, ठीक है। आगे इस भाग से इसमें आता है मीठा, ठीक है, और इस वाले से आता है नमकीन, किनारों से, सॉरी, इधर से जो किनारे हैं इधर से आता है कौन सा, ये सॉल्टी, ठीक है, नमकीन, नमकीन स्वाद जो होता है वो यहां से आता है, ठीक है। तो कड़वाहट जो होता है सबसे कौन सा होगा, पिछला भाग जो होता है वो कड़वा स्वाद देता है। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो आ से अंतस्त्रावी नहीं होता, ठीक है। अरक्ता, ठीक है, अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन, अरक्ता नहीं होती, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। वक्र धमनी जो होती है वो हृदय से नहीं, हृदय में कोरोनरी धमनी होती है। वक्र मतलब वो तो किडनी में जाएगी। कुपिका श्वसन में, तो कौन सा सुमेलित है? कुपिका जो होती है वो कहाँ पे होती है? श्वसन फेफड़ों के अंदर मिलती है, वो श्वसन में ये गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। सुमिलित है। एपिग्लोटिस जिसको कर्ण आच्छादित बोलते हैं, ठीक है। लैरिंग स्वर यंत्र है, प्लूरल जो फेफड़ों से ऊपर, फेरिंग्स जो है वो क्या है, वो जहां पे दोनों भाग मिलते हैं। तो देखो, एपिग्लोटिस क्या करेगा, भोजन को लैरिंग्स में जाने से रोकता है, सही बात है। तो पहले का मैच कहां से हुआ, दो से हुआ। लैरिंग स्वर यंत्र होता है, आवाज जो उत्पन्न होती है ना वो किससे होती है, इससे होती है, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो किससे हुआ, तीसरे वाले से। प्लूरल क्या है, फुफ्फुसीय आवरण है, फुफ्फुस के ऊपर जो आवरण होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। और फेरिंग्स क्या है, वो क्या है, भोजन और वायु क्रिया का सामूहिक मार्ग है, ठीक है। तो ये सामूहिक मार्ग होता है, जैसे ये और ये, इस तरह से, इसको बोला जाता है फेरिंग्स, ठीक है। क्या बोला जाता है, फेरिंग्स बोला जाएगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्रसनी। तो पहले वाले का मैच किससे हुआ, दो से हुआ था, दो कौन सा, एक ही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन के द्वारा ग्लूकोज का विघटन, वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विघटन निम्न में से किस रेखा के चित्र को सही दर्शाएगा? तो ग्लूकोज सबसे पहले तो बनता है पायरुविक एसिड में, तो पहला पायरुविक एसिड ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी ये दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन जब पायरुविक देखो, ग्लूकोज सबसे पहले बनता है पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल में बदलता है। अब पायरुविक अम्ल जो होता है, अब इसमें लिए कोई ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो भी पायरुविक अम्ल बनेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी पायरुविक अम्ल बनेगा, ठीक है। अब आगे अगर ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तब बनता है ये क्या, CO2 प्लस जल बनता है। क्या बनता है, CO2 प्लस जल बनता है, ठीक है। और नहीं मिलती है, अगर इसको नहीं मिलती है, O2 कैसी है, एब्सेंट है, तो बनता है एथेनॉल। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, और प्लस CO2 बनती है, एथेनॉल प्लस CO2 बनती है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, अनुपस्थित है तो, और उपस्थित है तो ये, तो अपन क्या बोल रहे हैं, वायवीय, वायवीय मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कौन सा बनेगा, ग्लूकोज, सॉरी, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल और CO2 या प्लस जल बनता है, ठीक है। मनुष्य में श्वसन दर होती है प्रति मिनट, तो प्रति मिनट अपन कितनी श्वास लेते हैं एक मिनट में, ठीक है, उसको, तो लगभग लगभग देखो, ध्यान रखना, 72 से ये तो हार्ट धड़कता है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो कितना होता है, 17 से 19 बार, और ये सवाल आए हुए, ठीक है। कहीं पे भी 16 से 18 भी आता है तो भी वो भी सही है, तो ध्यान रखना, 16 से 18 भी सही है और 17 से 19 भी सही है, ठीक है। तो प्रति मिनट जो है वो 17 से 19 बार अपन क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। वायु को अंदर लेना, ठीक है, जब अपन वायु को अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है निश्वसन। क्या बोला जाता है, निश्वसन बोला जाएगा। और बाहर निकालते हैं उसको बोला जाता है बहिश्वसन, ठीक है। निश्वसन का मतलब होता है वायु को अंदर लेना। एक होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है कि जब खाना जो होता है वो जब मुख के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे दो पाइप होती है, ठीक है। एक तो होती है कौन सी, जिसको बोलते हैं अपन वायु नलिका,
नलिका होती है, और इधर जो होती है वो भोजन नलिका होती है, भोजन नली होती है। भोजन नली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ढक्कन मिलता है जो काम क्या करता है, वो भोजन जैसे ही आएगा तो इसको टकराने पे ये क्या हो जाएगी, ये बंद हो जाता है, इसको बंद करने का काम करता है। बंद से क्या होगा, भोजन इसके अंदर नहीं जा पाता है। यानी वायु जो होता है, वायु जो नलिका होती है, श्वास नली होती है, इसको श्वास नली भी बोलते हैं, श्वास नली, ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर भोजन को जाने से रोकता है, ठीक है। तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करेगा, रोकता है। मानव शरीर में फेफड़े का स्थित होते हैं, मानव शरीर में जो फेफड़े जो होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं, तो देखो ये जो होती है वो अपनी कौन सी है, ये उदरी जो उदर गुहा जो होती है वो पेट वाली होती है। हृदय जो गुहा जो होती है वो यहाँ पे है, ये हृदय गुहा है यहाँ पे, ठीक है। मुख गुहा तो आपको पता ही है, मुंह के अंदर जो गुहा है। तो दूसरी चीज, ये वाले पार्ट को बोलेंगे वक्ष, और इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं उदर। तो यहाँ वाला जो पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट, तो इसको बोला जाता है वक्ष गुहा। तो आपको जो फेफड़े मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वक्ष गुहा के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो नीचे से जो फेफड़े के नीचे वाला जो भाग है जहाँ आमाशय होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है उदर गुहा, ठीक है। श्वसन क्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। तो श्वसन जो है वो किस प्रकार की है, तो देखो अभी बताया था श्वसन जो होता है वो किसमें, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर आती है, और बाहर आने पे उसको कौन सी बोला जाता है, उष्मा सेपी अभिक्रिया बोला जाता है, एक्सोथर्मिक बोला जाता है। ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है। ऊर्जा बाहर निकलती है तो इसको क्या बोला जाता है, उष्मा सेपी अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्या होता है, बाहर निकलता है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन पाचक एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती है, तो अभी बताया था। देखो ये मुख नाक से आई नलिका, सपोज मान लो ये नाक है, ठीक है, ये अपना मुंह है, तो यहां से एक और आती है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली वो जो भाग जो है, जो जहां दोनों मिलती है, ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला, दोनों भाग जहां पे मिलते हैं, इस भाग को बोला जाता है ग्रसनी। क्या बोला जाता है, इसको ग्रसनी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है क्या, फेरिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरिंग्स, ठीक है। तो इसको में कहाँ पे मिलते हैं, ये ग्रसनी पे मिलते हैं, ठीक है। तो ग्रसनी जो होता है वो कॉमन पार्ट होता है। तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाचन तंत्र से और श्वसन तंत्र से पूछे जा चुके हैं, या आगे वाली संभावना इनकी है, ठीक है। तो इनको मैं लेके आया था, टोटल जो थे उतने 36 है या 35 है, ठीक है। तो आप देखना इनको, ठीक है। और कोई भी अगर समझ में नहीं आता तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, तो आपको वहां पे आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।